हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सागर आनंद, फैकल्टी एट मोमेंटम छात्र संघ चौक गोरखपुर। एक बार फिर से आपके सामने आया हूं कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, आपके सामने एक प्रॉब्लम दिख रही है। टू ब्लॉक्स लगे हुए हैं जिनके बीच में एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये दोनों अभी रेस्ट पे थे। म्यू का वैल्यू 0 है। M2 वाले ब्लॉक को V0 रफ्तार दी गई। पूछा गया, बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो सवाल आप ध्यान से देखें। इसे अगर एक स्लाइड जर्क आपने दिया V0 आगे की तरफ, तो आपको स्प्रिंग कॉन्सेप्ट के बारे में तो आइडिया पहले से ही है कि स्प्रिंग कॉन्सेप्ट क्या है। कि अगर एक स्प्रिंग है, अगर उसे इलोंगेट कर दें तो उसके दोनों एंड से बंधे हुए ऑब्जेक्ट को क्या वो अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसे एक रफ्तार दी, क्या स्प्रिंग में थोड़ा इलोंगेशन आया। जैसे ही इलोंगेशन आया, क्या स्प्रिंग दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब दोनों पर जो फोर्स लगा, इस पर लगा इस तरफ और M1 पर लगा राइट डायरेक्शन में। तो जरा बताएं, M2 की रफ्तार बढ़ी घटी घटी और M1 की रफ्तार बढ़ी। ये फोटो देखें आप बगल में। M2 की रफ्तार घट रही है और M1 की रफ्तार बढ़ रही है। एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी। इस मोमेंट पर जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है, क्या वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या इसकी रफ्तार और बढ़ी और इसकी और घटी, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी मिल रही है। इसका मतलब अब स्प्रिंग में इलोंगेशन इससे ज्यादा हो पाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक्स अपनी जगह रह करके स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो। क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ चल रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं केचुआ प्रॉब्लम। अर्थवॉर्म जानते हैं आप, कैसे चलता है वो। पहले अपने अपर या फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी को आगे की तरफ बढ़ाता है, फिर रियर पोर्शन को आगे लाता है, फिर बढ़ाता है, फिर लाता है। ये सिस्टम जो आपके सामने आपको दिख रहा है, ये भी कुछ इस तरीके से ही चल रहा होगा। कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। कुछ कपल्ड ऑसिलेटर जैसा है, बट एक्चुअल में कपल्ड ऑसिलेटर तो कुछ अलग ही होते हैं, बट ये कुछ वैसा ही है। तो अगर ग्राउंड फ्रेम से आप इस सवाल को करने बैठे, तो हो सकता है कि आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जो तरीके हैं, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक 2 kg का ब्लॉक, एक 3 kg का ब्लॉक, हमने जो स्प्रिंग ली है, मान लेते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। म्यू का वैल्यू 0 है। अब सोचेंगे कैसे ऐसे सवालों को कि सर क्या अप्लाई किया जाए। तो जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है क्या? नहीं, म्यू 0 है। हमने कोई फोर्स लगाया नहीं। स्प्रिंग का फोर्स क्या इंटरनल फोर्स है? यस सर। क्या इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 होता है? बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब क्या, इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। बात समझ आ रही? ठीक। तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व कर दिया जाए, तो ध्यान से देख के बताएं, क्या सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम आप लिख सकते हैं? क्या किसी भी मोमेंट पर फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं? ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम की। तो आइए जरा बात करें कि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम होता क्या है। ये देखिए, अगर हमारे पास दो आइसोलेटेड मास हैं, पूरा सिस्टम आइसोलेटेड, बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ये वाला V1 रफ्तार से और ये वाला V2 रफ्तार से चल रहा है, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने आपको आती है? क्या द फॉर्मूला इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब जरा देख, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो कहीं ना कहीं होगा ही ना। और क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया है। क्या पूरा सिस्टम आगे चल रहा है इस रफ्तार से? अगर मैं सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कहां जाके बैठ जाऊं? सेंटर ऑफ मास पे जाकर के सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए, तो अब ये सिस्टम तुम्हें
आगे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया? रेस्ट पर। और उसकी रफ्तार आपने m1 को दी और m2 को दी इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि हम काइनेमेटिक्स पोर्शन में जानते हैं निकाल। तो जब ये रफ्तार आप निकालेंगे और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा लोग, आंसर आएगा 0। इसकी रफ्तार जितनी आएगी पॉजिटिव, इसकी आएगी उतनी नेगेटिव। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब आप इसका लीनियर मोमेंटम सिस्टम का लिखेंगे m1 इंटू v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 इंटू v2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, द आंसर विल बी 0। ट्रुथ है ये, सत्य हमेशा के लिए। इसीलिए एक आइसोलेटेड सिस्टम को अगर आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएं तो उस फ्रेम को हम कहते हैं जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम। किसी भी मोमेंट पर देखोगे पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कुछ इस तरीके की रफ्तारें होनी चाहिए सिस्टम में, वो ऑटोमेटिक, वो हमेशा क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो वापस चलते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम में वापस आए और हमने देखा कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। तो जरा देख, ये वाला तो रुका हुआ था, इसकी रफ्तार है 5, तो 3 into 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 5। तो द आंसर कम आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस और नो? अब हमें कहां जाके बैठना है? सेंटर ऑफ मास पे। मान लेते हैं यहां कहीं रहा होगा सेंटर ऑफ मास। तो जरा बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं इसे A बोलूं और इसे मैं B बोल देता हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? 5 इधर और 3 इधर दोगे तो क्या आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर ध्यान से देख तो इसको पूरा का पूरा 3 इधर दोगे तो क्या इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। यस और नो? जरा कैलकुलेट करके देखो, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 राइट में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लेफ्ट में, सम कितना मिला? 0। ये हमेशा सत्य होने वाला है क्योंकि सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स काम नहीं कर रहा है। अब आई सर, मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकाला जाए? आई सॉल्व करते हैं। हम आ गए हैं सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में। ये रहा हमारा 2 kg का ब्लॉक, ये रहा हमारा 3 kg वाला ब्लॉक। अगर ग्राउंड से देखते तो पूरा सिस्टम तो ऐसे ऐसे चलता हुआ दिखता, कि वो ऐसे ऐसे तो हो ही रहा है, साथ में आगे भी बढ़ रहा है। क्या इट इज कॉम्प्लिकेटेड? आई यहां बैठते हैं सेंटर ऑफ मास पे। यहां जब तुम बैठ गए, ये वाला दिख रहा है 2 की रफ्तार से इधर जाता हुआ, और ये वाला दिख रहा है इस तरफ 3 से जाता हुआ। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास कहीं जा रहा है? नहीं। क्या अब हमें दोनों ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 2 kg और 3 kg? यस। क्या अभी स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन है? नहीं। ठीक, अब सोच, जैसे ये इधर बढ़े और ये इधर बढ़े, ये ऐसे जा रहा है, इनकी रफ्तारें कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या बना रहे? 0, क्योंकि हम किस फ्रेम में हैं? सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम। तो ये ऐसे जा रहा है। क्या दोनों रुकेंगे? क्या दोनों साथ साथ रुकेंगे? यस सर, क्योंकि अगर किसी एक के पास रफ्तार रही तो क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 हो पाएगा? नो सर। तो ऐसे गए, साथ रुके, फिर वापस भागते हुए आए, इधर आ रहे हैं। ग्राउंड से देखो तो सब चल रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये सब क्या कर रहे हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता है, अगर SHM नहीं पता, स्टिल आप ये सवाल आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, वर्क पावर एनर्जी में या स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम्स में आपने कभी ना कभी ऐसे सवाल पढ़े होंगे कि अगर एक ब्लॉक है स्प्रिंग से लगा हुआ, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में अगर इसे x दूरी खींच करके छोड़ दिया और सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो जितना इधर से छोड़ोगे, क्या दूसरी तरफ उतना कंप्रेस भी करेगा? हाँ कि ना?
और जो मैक्सिमम रफ्तार मिलेगी क्या वो इस मीन पोजीशन पर मिलेगी, ठीक है, जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, 0। तो ये इस तरीके से मोशन कर रहा होगा और स्प्रिंग का ये वाला एंड क्या है, रुका हुआ है, फिक्स्ड है, यस और नो। मतलब स्प्रिंग का ये एंड फिक्स, ब्लॉक इसके इधर जितना जाएगा क्या इसके इधर भी इतना ही आएगा। कुछ कुछ बात चमक रही है या नहीं, ठीक। अब देखिए हम वापस से आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर, ये वाली प्रॉब्लम। इस मोमेंट पर ध्यान से देखो, ये पॉइंट रुका हुआ है और आपके रिस्पेक्ट में ये अभी अपनी मीन पोजीशन पर है। क्या ये इसकी मैक्सिमम रफ्तार है, 2 इस तरफ और इसकी 3 इस तरफ मैक्सिमम। ये दोनों इस तरफ ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएगा। अगर मान लो ये वाला इधर गया x1 और ये वाला गया x2, दोनों रुके, उस मोमेंट पर क्या स्प्रिंग का इलॉन्गेशन मैक्सिमम है, उससे ज्यादा जा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर इधर की तरफ x1 गया तो क्या इधर भी तो x1 आएगा, और अगर ये x2 इधर गया तो x2 इधर भी तो आएगा। मतलब अगर मैक्सिमम इलॉन्गेशन बोलो तो वो x1 प्लस x2 है, और अगर मैक्सिमम कंप्रेशन बोलो तो क्या वो भी x1 प्लस x2 है, यस और नो। मतलब इन सवालों में जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन पूछा जाए या मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाए, क्या आंसर विल बी सेम, यस और नो। अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो अब आपसे सवाल ये फंसेगा नहीं। 2 ही काम करने, कौन कौन से, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, 2 ही बातें लग सकती हैं, ठीक है। तो आइए सवाल सॉल्व कर देते हैं हम लोग बोलेंगे कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलॉन्गेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलॉन्गेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों ही ब्लॉक्स सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होंगे और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम रफ्तार से आगे चल रहे होंगे। क्यों भैया, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर रुक गया तो अब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहो तो जिस रफ्तार से सेंटर ऑफ मास चल रहा था क्या उसी रफ्तार से दोनों आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ पढ़ा है, आइडिया है आपको, तो हम ये जानते हैं कि जिस समय सिस्टम के सभी पार्टिकल सेम रफ्तार से चल रहे हो वो रफ्तार सेंटर ऑफ मास की रफ्तार के बराबर होगी, यस और नो। तो देखें इधर, तो ये 3 kg वाला ये भी चल रहा है v से, ये भी चल रहा है v से। नाउ अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, LMC। इनिशियल मोमेंटम देखो ध्यान से, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। फाइनल मोमेंटम की बात करें अगर दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हैं तो 2 प्लस 3 इंटू वी। क्या दिस v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान से देखो तो क्या ये VCM ही तो है, यस और नो। अब हमें ये v मिल चुका है, हमें क्या बताना है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन। मान लेते हैं कि स्प्रिंग टोटल x खींची हुई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से हम लगा रहे हैं इस सवाल को, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी कर सकते हैं बट मैं ग्राउंड फ्रेम से बता रहा हूं। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम हमने ये सवाल सॉल्व किया, ग्राउंड फ्रेम से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, v मिल गया है। नाउ अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि सिस्टम की जितनी मैकेनिकल एनर्जी शुरू में है बाद में भी उतनी रहेगी अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो यहां कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन देखें ध्यान से, शुरू में हाफ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, केवल इसके पास ही काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं, 2 पोजी वाला रेस्ट है। फाइनली देख, हाफ 2 प्लस 3 टोटल मास, और किस रफ्तार से चल रहा है, 3 की रफ्तार से, बट क्या स्प्रिंग में इलॉन्गेशन भी है, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, के का वैल्यू हमने कितना माना है 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप मैक्सिमम इलॉन्गेशन निकाल सकते हैं? गणित के विद्यार्थी हैं आप, क्या आसानी से सॉल्व किया जा सकता है? अगर मैं सॉल्व करूं इसे तो 2575 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 अपॉन 2 प्लस
ये मिला 50, 50x मैक्स स्क्वायर। नाउ तो द x मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी आपको, ध्यान से देखें, 75 माइनस 45, 30/2, दिस इज 15, 15/50 का स्क्वायर रूट। दिस इज योर मैक्सिमम इलोंगेशन। इस सवाल को आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से भी कर सकते हैं। कैसे? आइए, 1 मिनट लगेगा, अभी तुरंत पता लग जाएगा। देखो इधर, सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो तो जिस मोमेंट पर मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा, क्या दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे होंगे? ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी हो जाएगी? 0। स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा सिर्फ उस समय। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रॉम सी फ्रेम। सी फ्रेम से देखें तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? ये वाली और ये वाली, मतलब हाफ 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 2 स्क्वायर बराबर, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, और सिर्फ क्या रहेगा इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। एक्स मैक्स स्क्वायर सॉल्व करके देख क्या आंसर सेम आला है। ये हो गया 9, ये हो गया 6, तो ये 15 और ये 50 एक्स मैक्स स्क्वायर। तो द एक्स मैक्स कम्स आउट टू बी रूट में 15/50 अगेन। यहां तक आपको कोई दिक्कत? तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसमें हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज किया, एक नई बात सीखी जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। एक सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम क्या जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम कहलाता है? उस फ्रेम से क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा 0 बना रहता है? सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए तो क्या दोनों ब्लॉक्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एस एच एम, रुकेंगे भी साथ। बोलो, कोई दिक्कत? तो आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन समझ आया होगा, जिसमें इसमें पढ़ाई गई सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।